सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 10 फरवरी। लेकिन आज की क्लास के अंदर भी हम लोग दोस्तों 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, 9 और 10 फरवरी के। क्योंकि संडे को आप लोगों को याद है कि आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर कराऊंगा। तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार मैं आपको 8 फरवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो याद करिए दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट को अपराध घोषित करने वाला जो पहला देश है, ये कौन सा बना था? तो यूनाइटेड किंगडम। बात का पहला मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय बताया था, ये किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के अंदर। अभी वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WHO, इससे कौन सा देश अलग हो गया है? तो हालांकि दोस्तों, इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि अमेरिका इससे अलग हुआ था, और अभी इससे अर्जेंटीना भी क्या है कि अलग हो गया है। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला बताया था मैंने आपको 2025 का, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर। हाल ही में भी किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा कर दी थी? तो रिद्धिमान शाह ने। भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग जो मशीन है, इसका अनावरण अभी किसने किया है? तो DRDO और IIT हैदराबाद ने मिलकर। भारत की पहली फॉरेस्ट रिसर्च फैसिलिटी बताई थी मैंने आपको, 21 शहर में स्थापित की गई है, तो हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर ही। सिटी बैंक इंडिया के नए प्रमुख बताए थे मैंने आपको, याद करिए, ये भी के बाला सुब्रमण्यम बन गए। इसके बाद महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बताया था मैंने आपको, हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन 10वां मैंने आपको पढ़ाया था 38वें राष्ट्रीय खेलों से, जिसमें मैंने दोस्तों बोला था आपको कि पुरुष कबड्डी में जो गोल्ड मेडल है, ये उत्तर प्रदेश ने जीता था, चंडीगढ़ को हराकर। और इसी में मैंने आपको महिला में भी बताया था कि महिला कबड्डी में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने जीता था, और आया किसको था? तो हरियाणा को। आई होप साथियों आपको 8 फरवरी के जितने भी मैंने आपको करेंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे, वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने था, और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम है सैम निजोमा, इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। तो देखिए साथी, जो सैम निजोमा है, ये नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति थे, और इनका भी 95 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हो गया है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं हम लोग सैम निजोमा के बारे में। तो ये जो दोस्तों सैम निजोमा है, इन्होंने 1990 से लेकर 2005 तक नामीबिया के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, और अभी इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बात करते अब हम लोग नामीबिया के बारे में। तो मैप में दोस्तों आप लोग लोकेशन देखें नामीबिया की, ये आपको दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा नामीबिया देश। अगर आप लोग नीचे की साइड देखेंगे यानी कि साउथ वेस्ट की ओर, तो आपको नामीबिया दिखाई देगा, जितना भी आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है। ये नामीबिया की यदि आप लोग सीमा देखोगे, तो एक तो दोस्तों ये जाम्बिया के साथ साझा करता है, दूसरी इसकी जो सीमा लगती है ये लगती है अंगोला देश के साथ, तीसरी अपनी ये सीमा साझा करता है बोत्सवाना के साथ, और चौथी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो साउथ अफ्रीका के साथ। नामीबिया के अगर आप लोगों से राजधानी पूछ ले, तो याद रखेंगे ये विंड हॉक है। नामीबिया में मुद्रा क्या चलती है? तो नामीबियाई डॉलर। और जबकि दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? तो नांगोलो मबोम्बा, ये वर्तमान में नामीबिया के राष्ट्रपति हैं। अब एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ, जो कि दोस्तों कुछ ज़्यादा दिन पुराना नहीं है। याद करिए, मैंने आपको 23 जनवरी को ही ये क्वेश्चन पढ़ाया था। अगर आप लोगों को याद हो तो थोड़ा रिकॉल करिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि अल सल्वाडोर के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था मैरिसियो फ्यूनेस, इनका भी अभी क्या है कि 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इस क्वेश्चन को याद करिए, 23 जनवरी को ही पढ़ाया था ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर।
आज का जो दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न है, इस पे तो आप लोग डबल स्टार मार के कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो 38 राष्ट्रीय खेल हैं इसमें भी 6 गोल्ड मेडल और जीत चुके हैं। तो जिनमें से साथ ये पहला गोल्ड मेडल है, और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो 38वें राष्ट्रीय खेल है 2025, इसमें भी महिलाओं की 75 किलोग्राम श्रेणी में जो गोल्ड मेडल है ये किसने जीता है। तो 38वें साथी जो राष्ट्रीय खेल है जिनके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये उत्तराखंड के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं, और इसमें भी 75 किलोग्राम श्रेणी के अंदर जो गोल्ड मेडल है ये असम की मुक्केबाज लोवलीना बोरगोहाइन ने जीता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ये जो साथियों इन्होंने गोल्ड मेडल है 75 किलोग्राम श्रेणी के अंदर, ये किसको हराकर जीता है, तो चंडीगढ़ की प्रांशु राठौर को हराकर। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी असम की जो लोवलीना बोरगोहाइन है ये 2022 के अंदर जो राष्ट्रीय खेल थे इसमें 75 किलोग्राम श्रेणी के अंदर ही ये गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। अब ये तो हो गए दोस्तों पहले गोल्ड मेडल की बात। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि अभी 6 गोल्ड मेडल और आए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ बाकी के 5 गोल्ड मेडल के बारे में। और तो दूसरा दोस्तों जो गोल्ड मेडल है ये अंकुशिता बोरो लेकर आई है। ये अंकुशिता जो बोरो है ये दूसरा गोल्ड मेडल लेकर आई है 66 किलोग्राम वेल्टरवेट श्रेणी के अंदर, और ये लगातार इनका तीसरा गोल्ड मेडल है। और इन्होंने किसको हराया है ये गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए, तो उत्तराखंड की काजल को। बाकी के 4 गोल्ड मेडल और देखें तो पुरुषों के दोस्तों 51 किलोग्राम फ्लाईवेट में जो मदेंग बाम सिंह है ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे, और मुक्केबाजी के अंदर ये दोस्तों सारे के सारे गोल्ड मेडल। महिलाओं की 60 किलोग्राम सीढ़ी में जो मुक्केबाजी है जैस्मीन लाम्बोरिया ये भी गोल्ड मेडल लेकर आई है। महिलाओं की 50 किलोग्राम भारत में पूछे आप लोगों से, तो निवेदिता करी लेकर आई है गोल्ड मेडल। और महिलाओं की 54 किलोग्राम भारत भर में पूछे आप लोगों से, तो ये दिव्या पवार लेकर आई है गोल्ड मेडल। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का साथ आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ये अवार्ड से संबंधित है, क्योंकि साथ ही अभी जो वर्ष 2025 के क्रिटिक चॉइस अवार्ड है इनकी घोषणा हो गई है, और इसी से संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का पुरस्कार है ये किसने जीता है। तो याद रखेंगे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का पुरस्कार है क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2025 में यह भी एंड्रियन ब्रॉडी ने जीता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। और ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है एंड्रियन ब्रॉडी जिन्होंने अभी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीत लिया है। अच्छा दोस्तों ये जो अवार्ड है इनको किस लिए मिला है, तो द ब्लू लिस्ट में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिटिक चॉइस अवार्ड के बारे में पहले। तो इस बार दोस्तों 30वां संस्करण था इसका, जो कि 7 फरवरी से कैलिफोर्निया के सांता मोनिको में हुआ था। अब एक बार मैं आपको अन्य विजेताओं के बारे में और बता देता हूँ। तो दोस्तों देखो सारे के सारे आपको याद नहीं रखने हैं, खाली मैं आपको 3 नाम बताऊंगा जिनको आप लोगों को याद रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं तीनों नामों में से आएगा। एक तो आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो कि एंड्रियन ब्रॉडी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड याद रखिएगा ये डेमी मूर को मिला है द सब्सटेंस के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड याद रखिएगा ये मिला है जॉन एम चू को, और किस लिए, तो विकेट के लिए। खाली ये 3 ही नाम आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपका जो चौथा प्रश्न है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे तो आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से ये पूछ रहा है कि अभी किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजर का उपयोग कर पहला जो कंगारू भ्रूण है ये सफलतापूर्वक बनाए। तो ऐसा करने वाला सच तो देश बनाए ये भी ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कैसीलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक है इन्होंने भी इन विट्रो फर्टिलाइजर तकनीक का इस्तेमाल कर पहला कंगारू का भ्रूण बनाया है। और इन शोध में साथियों वैज्ञानिकों ने क्या है कि मृत पूर्वी ग्रे कंगारू के अंडे
और शुक्राणु को लैब में मिलाकर ये भ्रूण बनाए, क्योंकि साथियों मार्सुपियल प्रजाति के संरक्षण में मदद मिल सके। क्योंकि दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि कंगारू की जो 38 प्रजातियां हैं ये पहले से विलुप्त हो चुकी हैं। इस कारण क्या है कि भी इन विट्रो फर्टिलाइजर का उपयोग कर पहला कंगारू का भ्रूण सफलतापूर्वक बनाया इन्होंने। बात करते हुए हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों मैंने आपको राजधानी कई बार बता चुका हूँ, जो कि कैनबरा। मुद्रा क्या चलती है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो नाम है इनका एंथनी अल्बनीज। ये वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब आज का आप लोग 5वां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के जो आधिकारिक गीत है इसका शीर्षक क्या है। क्योंकि दोस्तों जो आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी है 2025, इसके लिए अभी आधिकारिक गीत लॉन्च कर दिया है। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए, ये गीत क्या है, तो जीतो बाजी खेल की। ये आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए आधिकारिक गीत है। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए साथियों, आईसीसी ने क्या है कि अभी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का जो आधिकारिक गीत है ये जीतो बाजी खेल की ये जारी किया है। यदि दोस्तों आप लोगों से ये पूछे कि ये जो जीतो बाजी खेल है ये गीत है ये किसके द्वारा गाया गया है, तो आतिफ असलम के द्वारा। जबकि दोस्तों इसको निर्मित किसने किया है, तो अब्दुल्ला सिद्दीकी के द्वारा। और इसके दोस्तों जो बोल है ये अदनान डोल और असफंदयार असद ने लिखे हैं। अब मैं आपको एक बार आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों इसका जो आयोजन है ये 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक किया जाएगा। स्थान क्या रहने वाला है, तो पाकिस्तान और यूएई के अंदर। टूर्नामेंट के जो निदेशक है ये सुमेर अहमद सैयद है। और आईसीसी का जो मुख्य वाणिज्य अधिकारी है कौन है, तो अनुराग दहिया। जबकि दोस्तों इस टूर्नामेंट में दुनिया की शीर्ष 8 टीमों में 19 दिनों में 15 मैच में प्रतिस्पर्धा करेंगी। अब बढ़ते हम लोग आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। आज का 6वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी किस देश ने ऑपरेशन जो डेविल हंट है ये शुरू किया है। तो देखिए दोस्तों जो ऑपरेशन डेविल हंट है ये अभी बांग्लादेश के अंदर शुरू किया है। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में जो हालात हैं ये लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और इसी के कारण क्या है कि अभी यहाँ पर ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है। अच्छा, ये ऑपरेशन डेविल हंट शुरू क्यों किया है, तो दोस्तों जो मोहम्मद यूनुस सरकार है जो कि अंतरिम सरकार है, इन्होंने बांग्लादेश में स्थानीय लोगों और शेख हसीना विरोधी छात्र के बीच झड़प हुई थी। और इसके बाद कानून व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। और इसका जो मकसद है ये देश में होने वाली हिंसक झड़प को ख़त्म करना और टकराव को रोकना है। लेकिन आप लोगों से ये सब नहीं पूछेगा, खाली आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि अभी जो ऑपरेशन डेविल हंट है ये किसने शुरू किया है, तो बांग्लादेश ने। अब बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश के बारे में। तो मैप में पहले दोस्तों लोकेशन देखें कि बांग्लादेश स्थित कहाँ पर है। यहाँ से दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहले तो ये दोस्तों आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा होगा जितना भी हाईलाइट पार्ट है। बांग्लादेश की अगर आप लोगों से सीमा पूछे तो भारत में 4096 किलोमीटर की इसकी सीमा लगती है। जिसमें से दोस्तों जो सबसे अधिक सीमा है ये लगती है पश्चिम बंगाल राज्य के साथ। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ जो इसकी सीमा है ये 2217 किलोमीटर की लगती है। इसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा जो सीमा है ये त्रिपुरा राज्य के साथ लगती है। ये जो त्रिपुरा मैंने मार्क कर रखा है ये आपका त्रिपुरा राज्य और इसके साथ 856 किलोमीटर की सीमा लगती है। और यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता है कि एकमात्र राज्य कौन सा है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओरों से घिरा हुआ है, तो याद रखेंगे त्रिपुरा राज्य है। तीसरी जो सबसे अधिक सीमा है ये मेघालय के साथ लगती है 443 किलोमीटर की। चौथी सबसे अधिक सीमा लगती है मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर की। और पांचवी सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, तो असम के साथ, जो कि 262 किलोमीटर की सीमा लगती है इसकी। बांग्लादेश की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो यह है ढाका। और बांग्लादेश में मुद्रा क्या चलती है, तो टका। और बिमस्टेक का दोस्तों जो मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर ही है। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर।
आज का दोस्तों आप लोगों से 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी भारत और ओमान के बीच जो संयुक्त आयोग की बैठक है, इसका जो 11वां सत्र है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इस बार दोस्तों भारत और ओमान के बीच में ये जो संयुक्त आयोग की बैठक है, इसका 11वां सत्र था, जो कि इस बार ओमान की राजधानी मस्कट के अंदर हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों, यदि तो आप लोगों से पूछ ले कि इस बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, तो पीयूष गोयल ने। और इस बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और जो नवीनीकरण ऊर्जा है, इस पर चर्चा की गई है। और साथ में दोस्तों भारत और ओमान ने जो दोहरे कराधान बचाव है, इस समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये दोहरे कराधान बचाव समझौता है क्या? तो यदि दोस्तों एक देश का जो नागरिक है ये दूसरे देश में काम करता है, या फिर कोई कंपनी ये दूसरे देश में निवेश कर रही है, तो उसकी आय में जो टैक्स है ये खाली एक ही देश में चुकाना पड़ेगा, चाहे वो भारत के अंदर हो चुका सके या फिर दूसरे देश के अंदर, यानी कि ओमान के अंदर किसी भी एक जगह ये टैक्स चुकाना होगा। बात करते हैं ओमान के हम लोग बारे में, तो ओमान की राजधानी आपकी मस्कट, मुद्रा के चलते यहाँ पर तो ओमानी रियाल। और यहाँ के सुल्तान कौन है? तो हैतम बिन तारिफ अल सैयद, ये वर्तमान में यहाँ के सुल्तान है। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपको जो 8वां क्वेश्चन है, ये हाल ही में जोमेटो ने जो अपना नाम है यह भी बदल कर क्या कर दिया है। तो वैसे तो दोस्तों ये क्वेश्चन 1 लाइनर है, खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से 2 तरीके से पूछ सकता है। तो पहला तरीका यही है कि हाल ही में जो जोमेटो है इसने अपना नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो याद रखेंगे इंटरनल कर दिया है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से फ्रेम करेगा कि हाल ही में जो इंटरनल है ये नाम अभी किस कंपनी ने किया है, तो याद रखेंगे जोमेटो ने किया है। ये दोनों तरीके से याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग जोमेटो के बारे में, जो कि एक फूड डिलीवरी कंपनी है, इसके बारे में सभी जानते हैं। अब ये जो नाम है इंटरनल लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। लेकिन दोस्तों ग्राहकों के लिए क्या है कि जोमेटो ब्रांड नेम, ऐप और सर्विसेज में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जोमेटो की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और किसने की थी? रुपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने। अब मैं आपको साथ ही कुछ प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो नील मोहन। अमेजन के कौन है? तो एंडी जेसी। मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो फेसबुक के सीईओ हैं, जो कि वर्तमान मेटा के नाम से जानी जाती है। और लिंडा याकिरिनो की बात करें तो ट्विटर की है, जिसका नया नाम क्या हो गया है? तो एक्स, क्योंकि एलन मस्क ने खरीद लिया है इसको। अब आज का आप लोग 9वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 9वां क्वेश्चन है यह पुस्तक से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हार्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेव्ड अस जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका दोस्तों जो विमोचन है यह भी जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, इन्होंने ही किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से भी दोस्तों आपको 2 ही बातें याद रखनी है, एक तो पुस्तक का विमोचन किसने किया है और दूसरा इस पुस्तक को लिखा किसने है। तो पुस्तक का विमोचन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किया है, जबकि इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो कुलभूषण कुमार ने। अब मैं आपको अन्य पुस्तकों के बारे में और रिवाइज करता हूँ। इन 3 पुस्तकों को दोस्तों और देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखे थे? श्री राम चोलिया के द्वारा। विटनेस नामक जो पुस्तक है साक्षी मलिक की है, साक्षी मलिक की। और नाई यार्ड जो सीरीज है यह पुस्तक किसकी है? तो प्रशांति राम की। ये तीनों पुस्तक आप लोग याद रखिएगा। अब आज का देखिए आप लोग 10वां प्रश्न। आज का दोस्तों आप लोग जो 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी फीफा ने किस देश के जो फुटबॉल महासंघ है इसको निलंबित कर दिया है? तो ये क्या है दोस्तों? भी पाकिस्तान के। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल फीफा ने क्या है कि पाकिस्तान का जो फुटबॉल महासंघ है इसको अभी निलंबित कर दिया है। बात करते हैं हम लोग फीफा के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल के बारे में। तो ये दोस्तों फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्थान है, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। और कहाँ पर? तो फ्रांस के पेरिस के अंदर। लेकिन वर्तमान में दोस्तों जो इसका मुख्यालय ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख के अंदर है। और पहला फुटबॉल विश्व कप पूछा आप लोगों से तो साल 1930 में हुआ था,
जिसे किसने जीता था? तो उरुग्वे ने। अब मैं आपको दोस्तों आगामी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में और बता देता हूँ, जिनका आयोजन कहाँ कहाँ पर किया जाना है। तो 2026 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये 3 देश मिलकर होस्ट करेंगे। एक तो अमेरिका, दूसरा कनाडा और तीसरा मैक्सिको। इसके बाद 4 साल बाद अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये 2030 के अंदर आयोजित किया जाएगा, जिसे 3 देश मिलकर होस्ट करेंगे, अमेरिका, स्पेन और पुर्तगाल। और जबकि 4 साल के बाद 2034 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसे कौन होस्ट करेगा? तो सऊदी अरब। अब आज का आप लोग 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है, ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका दोस्तों जो आयोजन है, ये गुजरात के गांधीनगर के अंदर किया जाना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस प्रश्न के बारे में भी दोस्तों आगे समझिए। देखिए दोस्तों, जो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है 2025, इसका इस बार जो आयोजन है, ये गुजरात के गांधीनगर में 7 से लेकर 11 फरवरी तक किया जाएगा। और इस शिखर सम्मेलन का यदि आप लोगों से पूछे कि उद्घाटन किसने किया है, तो 8 फरवरी 2025 को जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने ही। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है, ये बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और जो थाईलैंड है, इनके युवाओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना है। बात करते हैं हम लोग दोस्तों बिम्स्टेक के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 6 जून 1997 के अंदर। और मुख्यालय में आपको दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन में, किसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। और ये दोस्तों एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका मकसद क्या है? तो बंगाल की खाड़ी से सटे जो देश है, इनके बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। वर्तमान में सदस्य की बात करें तो बांग्लादेश का सदस्य है, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके वर्तमान में सदस्य हैं। अब बढ़ते हम लोग आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। और ये दोस्तों आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है और राजदूत से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी दक्षिण सूडान में भारत के जो राजदूत है, इसके तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानिए। यह भी अनिल नौटियाल बने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब भारत के जो दक्षिण सूडान में राजदूत है, यह अनिल नौटियाल है। अच्छा दोस्तों, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने विष्णु कुमार शर्मा का स्थान लिया है। अब ये दोस्तों राजदूत से संबंधित क्वेश्चन है। तो पिछले 6 महीने के अंदर मैंने आपको जितने भी राजदूत से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए थे, वो मैं आज आपको सारे के सारे रिवाइज करा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 2 महीने से राजदूत से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में रिवाइज नहीं कराया। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पीडीएफ तो आपको पता ही है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पर मिल ही जाती है। तो पीडीएफ से भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों जॉर्जिया में भारत का राजदूत कौन है? तो अभय कुमार। बुर्किना फासो में भारत का राजदूत किसे बनाया गया था? तो ओम प्रकाश मीना को। बेलारूस गणराज्य में भारत के राजदूत कौन बने थे? अशोक कुमार। फिजी के अंदर कौन है? तो फिजी के अंदर तो सुनीत मेहता है, उच्चायुक्त। नीदरलैंड में राजदूत कौन है? तो कुमार तुहीन। आइसलैंड के अंदर कौन है? तो आर रविंद्र। क्रोएशिया में पूछे आप लोगों से तो अरुण गोयल है। स्वाति विजय कुलकर्णी की बात करें तो अल्जीरिया के अंदर है। मुक्तेश परदेसी की बात करें, ये तुर्की के अंदर राजदूत है। जर्मनी में भारत के राजदूत कौन है? तो अजीत कुमार गुप्ते। फ्रांस में कौन है? तो संजीव कुमार सिंगला। डॉक्टर नीना मल्होत्रा की बात करें तो स्वीडन में भारत का राजदूत बनाया गया था। और अभी शंकर प्रसाद शर्मा को बाद में नेपाल का राजदूत बनाया गया। अब ये दोस्तों आज का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है। और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि भारत के पहले कैंसर जीनोम जो एटलस है, इसको अभी किस संस्था ने लॉन्च किया है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।